क्लास 9th के ज्योग्राफी के क्लाइमेट चैप्टर जो कि 4th चैप्टर है ज्योग्राफी का, उसमें आज हम द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड इट्स विथड्रॉल, यानी कि मानसून का किस तरीके से मानसून आती है हमारे कंट्री में और कैसे वो चली जाती है उसके बारे में आज जानेंगे। तो द मानसून आर लाइकली द ट्रेड्स आर नॉट स्टेडी विंड्स but are pulsating in nature, affected by different atmospheric condition encountered by it on its way over the warm tropical sea। तो जब हमारा जो मानसून का विंड है जो वार्म ट्रॉपिकल सी से हमारे कंट्री में प्रवेश करती है, तो ये वह पहाड़ के जैसा नहीं होती है, मतलब ये आती है और यहाँ पे वो रहती नहीं है, ये भटकते रहती है और कुछ दिनों बाद ये चली जाती है। तो इनके जाने का कारण क्या है कि बहुत सारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो कि इन विंड से टकराते हैं, इनसे इनकाउंटर होते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज बिटवीन 100 to 120 डेज फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर। तो ये जो ड्यूरेशन है मानसून का हमारे कंट्री में वो लगभग 100 to 100 डेज रहता है। ये जून से स्टार्ट होकर के, यानी शुरुआती जून से शुरू होकर के ये मध्य सितंबर तक रहता है। उसके बाद अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली एंड कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज। दिस इज नोन एज द बर्स्ट ऑफ द मानसून। तो सबसे पहले जो मानसून आती है, जिस समय उनका अराइवल होता है, तो नॉर्मल रेनफॉल शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा बारिश होता है और वो अचानक बढ़ जाता है और कुछ दिनों तक, यानी बहुत दिनों तक ये कांस्टेंट रहता है, यानी उतना ही बारिश होते रहता है। तो इस टाइप के बारिश को हम बर्स्ट कहते हैं, मानसून का बर्स्ट। और इसे हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं प्री मानसून शावर, यानी मानसून से पहले की जो बारिश है उसके रूप में हम इसे जानते हैं। द मानसून अराइव्स एट द साउदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। Subsequently, it proceeded into two, the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch। तो सबसे पहले हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहाँ के साउदर्न टिप, यानी सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है हमारे इंडिया का, वहाँ पे ये जून के पहले सप्ताह में ही मानसून वाले जो विंड्स हैं वो आ जाते हैं। लेकिन वहाँ आने के बाद ये दो भाग में बढ़ जाते हैं, एक जो है वेस्ट की ओर यानी अरबियन सी ब्रांच में चली जाती हैं और दूसरा ईस्ट की ओर बे ऑफ बंगाल ब्रांच, यानी दो ब्रांच ये बनाती हैं। द अरबियन सी ब्रांच रीचेज मुंबई अबाउट 10 डेज लेटर ऑन अप्रॉक्सीमेटली द 10th ऑफ जून। और अरबियन सी जो ब्रांच है वो मुंबई, क्योंकि शुरुआती जून में ही ये आ गई साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे, और लगभग 10 दिनों में ये मुंबई पहुंच जाती है। और लगभग अगर 1 जून को आए तो 10 जून तक वो मुंबई पहुंच जाएगी। दिस इज फेयरली रैपिड एडवांस, और ये बहुत तेज है, बहुत तेजी से ये जो विंड्स है वो मुंबई पहुंच जाती है साउदर्न टिप से। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांसेस रैपिडली एंड अराइव्स इन असम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। और बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो भी बहुत तेजी से जाती है और जून के फर्स्ट वीक के अंदर ही वो असम पहुंच जाती है। उसके बाद असम पहुंचने के बाद इन हवाओं का रुख किधर बदलता है सो देखते हैं। द लॉफ्टी माउंटेन्स काउजेज द मानसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द west over the Ganga plains by the mid of the Arabian Sea branch of the monsoon arrives over Saurashtra, Kutch and the central part of the country। तो जैसे ही आसाम पहुंचती है तो वहाँ ऊंचे ऊंचे, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वो इन मानसून विंड्स को रोक देते हैं और रोकने के बाद वो इन्हें पश्चिम की ओर मोड़ देते हैं। तो पश्चिम की ओर मुड़ने के बाद ये गंगा प्लेन्स, यानी कि हमारा जो पार्ट है, जैसे बिहार हो गया, हमारा जो एरिया बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वगैरह का जो एरिया है, वहाँ पे वो हवाएं वहाँ से मुड़ करके पश्चिम की ओर जाती हैं और इधर आ जाती हैं। और मिड जून तक अरेबियन सी जो ब्रांच है, मध्य जून तक वो पहुंच जाती है गुजरात में, सौराष्ट्र और कच्छ में। और उसके बाद वहाँ से भारत का जो सेंट्रल पार्ट है यानी मध्य प्रदेश वगैरह होते हुए फिर वो उत्तर प्रदेश बिहार साइड में आ जाती है। अरेबियन सी वाले जो ब्रांच हैं वो भी। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेज ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स। और गंगा प्लेन का, यानी गंगा का जो समतली भूमि है गंगा के किनारे की, वहाँ पे ये लगभग मध्य जून तक गंगा प्लेन के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में ये आकर के अरबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच आकर के मिल जाती हैं।
दोनों साइड से आने वाली हवाएं, जो कि साउदर्न पॉइंट पे दो पार्ट में बटी थी। दिल्ली जनरली रिसीव्स द मानसून शावर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय द एंड ऑफ जून। टेंटेटिव डेट इज 29 ऑफ जून। और दिल्ली में जो बारिश होती है, मानसून का जो शावर होता है, वो किसके कारण होता है? तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच के कारण, और ये लगभग जून के अंत तक होता है, यानी 29 जून तक ये शुरू होता है। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस द मानसून। और जुलाई के फर्स्ट वीक तक उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में मानसून होता है, मतलब मानसून की बारिश होती है। बाय मिड जुलाई द मानसून रीचेज हिमाचल प्रदेश एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और मध्य जुलाई तक ये जो मानसून वाली विंड्स हैं वो हिमाचल प्रदेश और इंडिया के जो बाकी बचे हुए जो जगह हैं वहाँ पहुँच जाती हैं। विड्रॉल और द थ्रीट ऑफ मानसून इज मोर ग्रेजुअल प्रोसेस। और मानसून का जाना, जिस तरीके से वो आती है उसी तरीके से उसका जाना भी बहुत ग्रेजुअल है, यानी बहुत जल्दी से चली जाती हैं। द विड्रॉल ऑफ द मानसून बिगिंस इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय अर्ली सितंबर। और शुरुआती सितंबर में ये जो मानसून है वो जाना शुरू कर देती है। किधर? तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, वहां से शुरुआती सितंबर में जाना शुरू कर देती है। और बाय मिड अक्टूबर इट विड्रॉज कंप्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला। और हमारा भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग से ये मध्य अक्टूबर तक पूरी तरीके से मानसून समाप्त हो जाती है। वहाँ बारिश जो है, मानसून वाली बारिश, वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद द विड्रॉल फ्रॉम द साउदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला इज फेयरली रैपिड। बाय द अर्ली दिसंबर द मानसून हैज विथड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और जिस तरीके से मिड अक्टूबर में नॉर्दर्न हाफ से जाती है, उसके बाद साउदर्न हाफ से ये बहुत तेजी से चली जाती है मानसून वाले विंड्स। और शुरुआती दिसंबर आते आते पूरे कंट्रीज के जो पार्ट्स हैं वहां से मानसून पूरी तरीके से चली जाती हैं। तो ये तो हो गया हमारा जो कंट्री का पार्ट है, यानी मेन लैंड है। अब हम जानते हैं आइलैंड, जो कि द्वीप है, द्वीप वाला जो जगह है, जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, वहां मानसून कब आती है और कब जाती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइलैंड रिसीव्स द वेरी फर्स्ट मानसून शावर्स प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ मई। तो आइलैंड जो है, मतलब जो टापू वाला जगह है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, यहाँ पहला जो मानसून का शावर होता है तो स्टार्ट कहाँ से होता है? तो साउथ से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे नॉर्थ की ओर बढ़ते जाता है। तो साउथ में स्टार्ट हो जाता है अप्रैल के लास्ट वीक में ही, अप्रैल के लास्ट वीक में साउथ में स्टार्ट हो जाता है और मई के फर्स्ट वीक तक वो शुरू हो जाता है। उसके बाद द विड्रॉल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। और इनका वहां से वो जाती कब है? फर्स्ट जो मानसून आइलैंड क्षेत्र में आती हैं तो वो दिसंबर के फर्स्ट वीक से लेकर के और जनवरी के फर्स्ट वीक तक चली जाती हैं। और ये जाती कैसे है? तो नॉर्थ से शुरू होती है, धीरे धीरे खत्म होते होते और साउथ की ओर सबसे लास्ट में। बाय दिस टाइम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंटर मानसून। और इस समय तक भारत के बाकी भागों में सर्दी ऋतु आ चुकी होती है, जबकि आइलैंड में बारिश ही होते रहता है, यानी मानसून की बारिश। अब उसके बाद हम जानेंगे सीजन के बारे में, यानी इंडिया में कैसे मौसम है, कैसा सीजन है। तो द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। तो मानसून टाइप का क्लाइमेट है इंडिया में, हम लोग जानते हैं हवाओं के कारण हमारा जो मौसम है, जो हमारा क्लाइमेट है वो बदलता है। तो जहाँ मानसून टाइप क्लाइमेट है उसमें अलग अलग टाइप के सीजनल पैटर्न्स होते हैं। और वेदर कंडीशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज होता है एक सीजन से दूसरे सीजन में। तो दीज चेंजेस आर पार्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये जो चेंजेज हैं, जो बदलाव हैं वेदर में, ये सीजन में, वो सबसे ज़्यादा नोटिस कहाँ किया जा सकता है? तो कंट्री के इंटीरियर पार्ट में, मतलब अंदर का जो पार्ट है। द कोस्टल एरियाज डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर दो देयर इज वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न। लेकिन जो कोस्टल यानी तटीय क्षेत्र है, समुद्र के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं, वहां पे टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, लगभग सालों टेम्परेचर एक जैसा होता है। लेकिन रेनफॉल पैटर्न में वेरिएशन देखने को मिलता है, यानी बारिश जो होती है वो अलग अलग होती है, मतलब अलग अलग टाइम में
अलग अलग टाइप से बारिश, कभी ज़्यादा कभी कम। तो हाउ मेनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस्ड इन योर प्लेस? 4 मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया। तो वही पूछा जा रहा है कि आपके जगहों पे, मतलब आप जहाँ रहते हैं वहाँ कितने सीजन आप देख पाते हैं। तो लगभग 4 मेनली सीजन है इंडिया में आइडेंटिफाई किया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून विथ सम रीजनल वेरिएशंस। तो सबसे पहला कोल्ड वेदर सीजन हो गया, हॉट वेदर सीजन हो गया, उसके बाद एडवांसिंग मानसून यानी जब मानसून आती है हमारे कंट्री में, और रिटार्डिंग मानसून जब चली जाती है। और इन कुछ रीजन यानी कुछ क्षेत्र के अकॉर्डिंग कुछ वेरिएशन हमें इनमें भी देखने को मिलता है, मतलब उनके टाइमिंग में भी देखने को मिलता है। अब आगे हम लोग जानेंगे कोल्ड वेदर सीजन यानी विंटर के बारे में। तो द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फरवरी। कोल्ड वेदर सीजन जो है वो नवंबर के मध्य से नॉर्दर्न इंडिया में शुरू होती है और फरवरी तक रहती है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हम लोग रहते हैं और हम लोग जानते हैं कि दिसंबर और जनवरी जो है वो सबसे ठंडा मंथ रहता है। द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, और जैसे जैसे साउथ से अगर हम नॉर्थ की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे घटते जाता है। कब? तो विंटर सीजन में। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन 24 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस, while in the northern plains it ranges between 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। तो जबकि अगर चेन्नई की बात की जाए तो चेन्नई का जो ईस्टर्न कोस्ट है यानी पूर्वी जो तट है, वहाँ जो टेम्परेचर है वो लगभग 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि नॉर्दर्न प्लेन्स यानी हमारा जो एरिया है यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो है वो 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। डेज आर वार्म एंड द नाइट्स आर कोल्ड। फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड द हाई स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज एक्सपीरियंस स्नोफॉल। तो इन दिनों में दिन जो होता है वो थोड़ा शुष्क होता है और रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। और नॉर्थ एरिया में फ्रॉस्ट जो है वो बहुत कॉमन है इस सर्दी के दिनों में। और हाई स्लोप्स पे यानी हिमालय के अगर हम ऊंचे जगहों पे जाएंगे तो वहाँ स्नोफॉल भी देखने को मिलता है। ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द country. They blow from land to sea and hence the most part of the country it is a dry season. तो इस सीजन में यानी विंटर सीजन में नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स यानी नॉर्थ ईस्टर्न से बाहर से आने वाली जो हवाएं हैं वो पूरे कंट्री में बहती हैं और ये लैंड से सी की ओर जाती हैं, मतलब जो भूमि है उधर से समुद्र की ओर जाती है। और इस कारण से बारिश मतलब पानी तो आया नहीं कंट्री में, तो इस कारण से पूरा जो कंट्री है इस सीजन में ड्राई एक तरीके से सूखा जैसा रहता है सर्दी के दिनों में। क्योंकि समुद्र से तो अगर हवाएं आएंगी तो जो है मॉइस्चर वो लाएंगी, लेकिन लैंड से जो हवाएं जाएंगी वो करती क्या है कि यहाँ से जो भी थोड़ा मॉइस्चर है भी उसे भी लेकर के चली जाती हैं कहाँ? समुद्र में। और इस कारण से जो लैंड है उसका हीट सी की ओर जाने के कारण सी का जो वाटर है या फिर अगर रिवर का वाटर कहा जाए तो सर्दी के दिनों में जब सुबह सुबह हम देखते हैं तो वो गर्म रहता है। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर्स ऑन तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दिस विंड्स एज हियर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। और कुछ बारिश हमें तमिलनाडु के तट पे देखने को मिलता है इन हवाओं के कारण, क्योंकि यहाँ पे इनका जो डायरेक्शन है वो उल्टा है, ये समुद्र से लैंड की ओर भूमि की ओर आती हैं। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री अ फेवर हाई प्रेशर रीजन डेवलप्स विथ लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस एरिया। और अगर हम देखें कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में तो वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है और जो हल्की हवाएं हैं वो उस एरिया से बाहर चली जाती हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ दिस विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट। और जिस तरीके का वहाँ का जो एरिया है मतलब माउंटेन्स वगैरह हैं उनके कारण जो ये विंड्स हैं वो ब्लो करके गंगा की घाटी से होते हुए पश्चिम से ये नॉर्थ वेस्ट तक की ओर यानी वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर जाती है। द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर्स एंड लो ह्यूमिडिटी एंड फीवर वेरिएबल विंड्स।
तो वेदर जो होता है इस समय का यानी कोल्ड वेदर सीजन का, वो नॉर्मली आकाश जो होता है वो बिल्कुल साफ होता है, टेम्परेचर कम होता है, ह्यूमिडिटी भी कम होती है, यानी एयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो पार्टिकल्स है वो कम होता है, और थोड़ा थोड़ा हवा में भी अंतर आता है इन दिनों में। The characteristics features of the cold weather season over the northern plains is the inflow of cyclonic disturbance from the west and the northwest। तो एक इन कोल्ड वेदर सीजन को कैरेक्टराइज किया गया है अगर नॉर्दर्न प्लेन की ऊपर देखें तो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के कारण। तो साइक्लोन चक्रवात आता है किधर से, तो वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर। द लो प्रेशर सिस्टम ऑरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी एंड द वेस्टर्न एशिया एंड मूव टू इंडिया अलोंग विथ वेस्टर्ली फ्लो। तो अगर देखा जाए तो भूमध्य सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, और कहाँ, तो वेस्टर्न एशिया में, और जिसके कारण वेस्टर्ली फ्लो यानी पश्चिम की ओर बहने वाली जो हवाएं हैं वो भारत में प्रवेश कर जाती हैं। दे काउज द मच नीडेड विंटर रेन्स ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स, और जिसके कारण बहुत जरूरी सर्दी के दिनों में बारिश जो होती है हमारे समतल भूमि में, क्योंकि फसल के लिए यह जरूरी है, तो वो उस टाइम होता है, और माउंटेन्स एरिया में स्नोफॉल भी होता है। ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत इज स्मॉल, और जो टोटल विंटर रेनफॉल जो है जिसे लोकली हम लोग महावत के नाम से जानते हैं वो बहुत कम होता है। दे आर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स, और ये रबी के फसलों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। There is hardly any noticeable season change in temperature pattern during winter due to moderating influence of the sea। तो पेनिनसुलर रीजन यानी जो तटीय क्षेत्र अगर हम देखें तो वहाँ पे जो कोल्ड सीजन है वो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लोगों को ज़्यादा कोल्ड फील नहीं होता है। इसके कारण वहाँ पे सीजनल चेंज जो है वो लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं, और टेम्परेचर में भी ज़्यादा बदलाव नहीं आता है विंटर के समय, क्योंकि वहाँ जो हवाएं आती हैं वो समुद्र से होकर के और लैंड की ओर आते रहती हैं, जिस कारण सीजन चेंज भी ज़्यादा हमें फील नहीं होता है। अब नेक्स्ट जो है वो हॉट वेदर सीजन, जिसे हम समर के नाम से जानते हैं। तो ड्यू टू द अपैरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड, एज सच फ्रॉम मार्च टू मे इट इज हॉट वेदर सीजन। तो अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट यानी कि सूर्य तो अपने जगह फिक्स्ड है, तो हमारा अर्थ जो है उसी का मूवमेंट होता है, लेकिन हमें लगता है कि सन का मूवमेंट हो रहा है। तो वही सन का जो अपेरेंट मूवमेंट जो हमें फील होता है, उसके कारण ग्लोबल हीट बेल्ट जो है वो शिफ्ट करके नॉर्थ की तरफ आ जाता है गर्मी के मौसम में, और जिसके कारण मार्च से मई का जो मंथ है वो हॉट वेदर सीजन होता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्म सीजन होता है। यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं किस तरीके से जो मानसून है वो आती है एडवांसिंग मानसून के बारे में। मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक आपको बताया जाएगा वो अगले वीडियो में बताएंगे, उसमें यह फिगर समझा दिया जाएगा। तो इंडिया में उस समय गर्म रहता है। The influence of the shifting of heat belt can be seen clearly from temperature recording taken during March, May at different latitudes। तो ये जो इन्फ्लुएंस है यानी हीट बेल्ट का जो शिफ्टिंग है, इसको क्लियरली हम लोग देख सकते हैं अगर टेम्परेचर को रिकॉर्ड करें मार्च से मई में अलग अलग लैटिट्यूड पे, यानी इंडिया में भी अलग अलग जो लैटिट्यूड है वहाँ पे। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू, और दक्षिण के पठार में जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है मार्च के महीनों में वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है। इन अप्रैल टेम्परेचर्स इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस, और अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश का जो टेम्परेचर है वो लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इन में temperature of 45 degree Celsius is common in the northwestern part of the
कंट्री। और भारत के जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वहाँ मई के महीने में जो टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है वो बहुत सामान्य टेम्परेचर है। इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर्स रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियन। और समुद्र के प्रभाव के कारण, क्योंकि समुद्र वहाँ का मॉडरेट करते रहता है टेम्परेचर को, जिस कारण पेनिनसुलर जो तटीय क्षेत्र हैं भारत के, वहाँ टेम्परेचर जो है वो बाकी जगहों से कम रहता है। द समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और गर्मी के दिनों में जो टेम्परेचर है और जो मतलब टेम्परेचर जो है वो बढ़ते जाता है और एयर प्रेशर घटते जाता है कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में। टुवार्ड्स द एंड ऑफ मे एन इलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप्स इन द रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द थार डिजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट टू पटना एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। तो अब होता क्या है कि अगर मई के अंत तक हम देखें तो लो प्रेशर एरिया बन जाता है कहाँ कहाँ और कैसे वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो सबसे पहले जो थार डिजर्ट है जो हमारा राजस्थान का, वहाँ पे वो लो प्रेशर एरिया बनता है और धीरे धीरे वो उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते ये उत्तर पश्चिम में बनता है थार में और वहाँ से वो पटना की ओर जाता है और उसके बाद छोटा नागपुर का पठार पूर्व की ओर वो बढ़ते जाता है और धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ते बढ़ते ये दक्षिण पूर्व की ओर चला जाता है। सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस टू सेट इन अराउंड दिस ट्रफ। और इस ट्रफ में एयर का सर्कुलेशन इस तरीके से शुरू होता है, मतलब राजस्थान के थार से शुरू होकर के पटना होते हुए छोटा नागपुर जाते जाते साउथ ईस्ट में चला जाता है। स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ हॉट वेदर सीजन इज द लू। और सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा जो फीचर है हॉट वेदर सीजन का वो लू है, जिसे हम लोग देखे हैं, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये होते क्या हैं सो जान लेते हैं और अधिक जो हमें जानकारी है उसी के बारे में। These are strong gusty hot dry winds blowing during the day over the north and northern western इंडिया। तो ये जो होते हैं बहुत तेज हवाएं, बहुत गर्म और शुष्क हवाएं चलती है दिन के समय में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। समटाइम दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग। और कभी कभी ये देर शाम तक भी चलते रहती हैं। डायरेक्ट एक्सपोजर टू दिज विंड्स में इवन प्रूव टू बी फैटल। और डायरेक्ट अगर इन विंड के एक्सपोजर में हम बहुत देर तक रहेंगे तो हमें चक्कर आ सकता है, हमारा तबीयत खराब हो सकता है। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया में धूल भरी आंधी जो है वो इस महीने में बहुत कॉमन है। These storms brings temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze। तो ये जो स्टॉर्म है, जो धूल भरी आंधियां हैं, इनसे थोड़ा आराम मिलता है क्योंकि ये टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देती है और थोड़ा बारिश भी इनके कारण होता है और हमारा जो हवा है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। दिस इज ऑल्सो द सीजन ऑफ लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म्स एसोसिएटेड विथ वायलेंट विंड्स, टोरेंशियल डाउनपॉर्स ऑफन accompanied बाय हेल। तो ये जो सीजन है उसे लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म यानी लोकल जो थंडर स्टॉर्म बिजली जो कड़कती है उसके लिए जाना जाता है। और इस समय बहुत तेज हवाएं चलती हैं और क्या होता है, हवाएं जब चलती हैं तो डाउन पावर्स भी, मतलब बारिश भी होता है और वो भी कभी इस डायरेक्शन में कभी उस डायरेक्शन में, बारिश का भी डायरेक्शन चेंज होते रहता है। और इसी समय में ओले भी गिरते हैं यानी बर्फ जो गिरते हैं वो भी इसी समय में प्लेन्स वाले एरिया में यानी हमारे एरिया में गिरते हैं। इन वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज काल बैसाखी। और पश्चिम बंगाल में इन तूफान को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। टुवार्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन प्री मॉनसून शॉवर्स आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका। और जब समर सीजन का समापन होते रहता है तब केरला और कर्नाटका में
कुछ ये कॉमन है कि वहाँ प्री मॉनसून शावर यानी मॉनसून से बारिश के मौसम से पहले वाली जो बारिश होती है वो वहाँ पे होती है जब गर्मी का मौसम समाप्त होते रहता है। दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज एंड आर ऑफन रेफर्ड टू एज मैंगो शावर। और इन्हीं बारिश के कारण जो आम हैं वो जल्दी पक जाते हैं और इस कारण से केरला और कर्नाटका में इन्हें मैंगो शावर के नाम से भी जाना जाता है। तो एडवांसिंग मॉनसून, रेनी सीजन, इन सब टॉपिक को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।